गुड इवनिंग। देखिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो पहले चैप्टर का सब्जेक्टिव था और क्या था हमारा न्यूमेरिकल था, उसको हम लोग क्या करेंगे बाद में सॉल्व कर लेंगे। सिलेबस पहले पीछे हो रहा है तो पहले हम लोग क्लास चला लें। आइन, दक्षी, सत्यम, पवन, अंकित, राजकुमार, शशि कुमार, पिंटू, शिवा पांडे। सर वीडियो नहीं चल रहा है। विशाल कुमार, राजू, फारूक, साहू, दीपक। चलिए ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो क्या है, तरंग प्रकाशिकी है। अध्याय 2, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, देखिए अध्याय 2 तरंग प्रकाशिकी। इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन सब पढ़ेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग आलोक राणा जी। चलिए देखिए, तो अब हम लोग इसमें जब स्टार्ट करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, प्रकाश की प्रकृति। आप लोग ध्यान से देखिए, इसको नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। प्रकाश की प्रकृति। देखिए, प्रकाश की प्रकृति हमको पढ़ना है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। हाँ, चैप्टर 10 है। तो सेकेंड पेपर का आपका जो रहेगा वो चैप्टर 2 रहेगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो ये चैप्टर 10 है और सेकेंड पेपर के हिसाब से चैप्टर 2 है। तो आप लोग सेकेंड ही, अगर चैप्टर 10 लिखना है तो 10 ही लिख दीजिए, चैप्टर 10 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश कण होता है कि तरंग होता है, क्या होता है, इसको पढ़ना है। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति, प्रकृति को समझने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत को समझना होगा। देखिए, प्रकाश को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ। हाँ, ये ट्वेल्थ क्लास का है। आपको क्या लग रहा है, अमरकांत गौतम? देखिए, देखिए अब आपको कुछ सिद्धांत पढ़ना होगा और वो सिद्धांत क्या क्या है, 5 सिद्धांत आपको जानना है। देखिए, पहले तो हम ये पढ़ेंगे तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग की प्रकृति कण क्या की होती है, सही, प्रकाश की प्रकृति आपका कण के आकार का होता है या फिर तरंग होता है। इसको जानने के लिए आपको 5 सिद्धांत जानना होगा। कौन कौन सा, देखिए नोट कर लीजिए, पांचों सिद्धांत को देखिए नोट कर लीजिए, क्या कौन कौन से हैं। देखिए हमारे पहला देखिए क्या है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का
कणिका सिद्धांत, मतलब न्यूटन के अनुसार क्या होता है, प्रकाश क्या होता है हमारा, ये कण के आकार का होता है, मतलब प्रकाश एक कण होता है। इसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ने बताया था कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में होता है। दूसरा क्या है हमारा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा क्या होता है हमारा, देखिए पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और अगला क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है देखिए, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये हो गया। आगे क्या है हमारा, एक है प्रकाश का द्वैती सिद्धांत, प्रकाश का द्वैती सिद्धांत। देखिए ये इतने हमको नियम सिद्धांत पढ़ने होंगे। अगर हमको ये जानना है कि जो प्रकाश है, प्रकाश कण है कि तरंग है कि विद्युत चुंबक तरंग है या फिर वह क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसको जानने के लिए, मतलब प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए, जानने के लिए हमें ये पांचों सिद्धांत क्या होगा, पढ़ना होगा। ये पांचों सिद्धांत पढ़ेंगे तब हमको कंफर्म होगा कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, ठीक है। ये पांचों पढ़ेंगे तब। इसमें देखिए आपका 1, 2 और एक आपका ये है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको जब अभी पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे कौन कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट है, अधिक पूछे जाते हैं। तो ये आपके हो गए नोट, ये तीनों पांचों। अब आगे चलें, अब एक को करके हम पढ़ लें। देखिए देख लीजिए पीछे, देखिए क्या है, अध्याय 10 है, हमको तरंग प्रकाशिकी पढ़ना है। तरंग के बारे में पहले में हम पढ़े थे किरण प्रकाशिकी, पहले चैप्टर में केवल प्रकाश किरण पढ़े थे। अब इसमें प्रकाश का तरंग पढ़ेंगे कि तरंग कैसे गति करता है, उसका अपवर्तन परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए प्रकाश की प्रकृति हम पहले जानेंगे, क्योंकि पहले में तो हम किरण जान लिए थे। अब इसमें प्रकाश की प्रकृति क्या क्या है ये जानेंगे। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश कैसा होता है, इसको जानने के लिए हमें निम्नलिखित सिद्धांत, जो वही 5 सिद्धांत लिखे गए हैं, उस सिद्धांत को जानना क्या होगा, जरूरी होगा, ठीक है। ये हमको जानना क्या होगा, देखिए जरूरी होगा। तो देखिए ये पांचों सिद्धांत है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत पहला है, दूसरा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का द्वैती सिद्धांत। ये इतना हमको क्या करना होगा, पांचों सिद्धांत हम पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल अभी आपका अदिति सिंह बाद में कराया जाएगा आप लोग का, पहले सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे, न्यूमेरिकल होता रहेगा टाइम निकलते, ठीक है। तो अब हम देखिए, अब हम पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले सिद्धांत से अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये कैसा होता है सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए अब हम पहला इसमें जब सिद्धांत स्टार्ट करेंगे
तो पहला सिद्धांत क्या है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत पहला हमारा है। देखिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत पहला था हमारा ये। इसको अब हमें देखिए पढ़ना है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन ने इस सिद्धांत को 1675 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत न्यूटन द्वारा 1675 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए 1675 ईस्वी में, ठीक है 1675 75 1675। देखिए यह सिद्धांत न्यूटन ने प्रस्तुत किया था और कब किया था, 1675 ईस्वी में किया था। क्लास अटेंड नहीं कर, ठीक है चलिए थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है 1675 में, ठीक है वीडियो नहीं चल रहा है तो आप में नेटवर्क स्लो होगा पुष्पा प्रजापति जी। चलिए देखिए तो हम लोग देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है इस सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत इन कणों का उत्सर्जन करता है। ठीक है उत्सर्जन करता है। ठीक है तो देखिए पहला इसका क्या है, इस अनुसार इसके 3-4 पॉइंट दिए थे, न्यूटन ने अपना प्रयोग किया था और उसके अनुसार 3-4 पॉइंट बताया था कि प्रकाश में क्या क्या होता है। तो कणिका सिद्धांत है तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया गया कि यह बताया कि जो प्रत्येक प्रकाश है वो असंख्य कणों
असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। मतलब बहुत सारे कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के प्रकाश क्या होता है, बना होता है। ठीक है, फिर क्या है देखिए, प्रत्येक प्रकाश स्रोत इन कणों का उत्सर्जन करता है। मतलब जितने भी प्रकाश स्रोत है, जैसे टार्च है, बल्ब है या मोमबत्ती है, मतलब जिसमें से प्रकाश निकलता है, वे सभी वस्तुएं इन कणों को उत्सर्जित करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा देखिए क्या बताया इन्होंने इसी में, कोई प्रकाश तभी दिखाई तभी दिखाई देता है जब ये कण हमारे आंखों पर पड़ते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी प्रकाश क्या होता है, हाँ प्रत्येक प्रकाश स्रोत, स्रोत है, रो नहीं, स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है। तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से कणिका क्या होती हैं, ये कण निकलते रहते हैं। सही है। अब देखिए, कोई प्रकाश तभी दिखाई देता है, कोई भी प्रकाश हो, किरण हो, हमें तभी दिखाई देता है जब उस प्रकाश के जो कण है, कणिका है, वो हमारे आंखों पर पड़ते हैं, वो हमारे आंखों पर आते हैं, तभी वो क्या होता है, हमें दिखाई देता है। हाँ, तो वस्तु देखिए मनीषा जी, वस्तु मतलब वस्तु कब दिखाई देता है, जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पे आएगा। वस्तु से टकराकर प्रकाश के जो कण है, कणिका है, वो हमारे आंखों पर आते हैं, गिरते हैं, तभी हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, तभी वो क्या होता है, दिखाई देता है। अगला देखिए क्या है, प्रत्येक रंग के प्रकाश के लिए इन कणों का आकार अलग अलग होता है। मतलब प्रकाश अदृश्य होता है तो वस्तु दिखता है, तभी प्रकाश कणिका के रूप में हमें दिखाई देता है ना। प्रकाश अदृश्य कहाँ होता है, प्रकाश अदृश्य नहीं होता। आप पढ़े ना, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 या 4000 से 8000 एंगस्ट्राम होता है। दृश्य प्रकाश मतलब जो दिखने वाले प्रकाश हैं, प्रकाश अदृश्य नहीं होता है। ये हो गया। देखिए अगला, देखिए पॉइंट क्या है हमारा, चौथा, किसी समांग माध्यम में प्रकाश कणिका का वेग प्रकाश किरण
के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश को देख सकते हैं, प्रकाश को हम देख सकते हैं। अरे नहीं चल रहा है तो आप लोग का नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट प्रॉब्लम होगा भाई, नेट प्रॉब्लम होगा तो वीडियो नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्या, किसी समांग माध्यम में, किसी समांगी माध्यम में जो प्रकाश कणिका का मतलब कणों का जो वेग होता है, वो प्रकाश का जो वेग होता है सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये किसका सिद्धांत था, ये देखिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने अपने सिद्धांत में 1675 ईस्वी में यह सिद्धांत न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, और वो अपने सिद्धांत में क्या ये मान लिए थे कि जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, कण के रूप में होता है, मतलब प्रकाश एक कण के रूप में होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कणिका सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन ने अपने सिद्धांत में यह माना था कि प्रकाश क्या होता है, कण के रूप में होते हैं। तो इनके अनुसार देखिए क्या है, प्रकाश असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, मतलब प्रकाश में छोटे छोटे बहुत से कण होते हैं। प्रत्येक प्रकाश स्रोत इन कणों का उत्सर्जन करता है, प्रत्येक प्रकाश स्रोत क्या होते, इन कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, आप लोग जब प्रकाश देखते होते हैं, अगर कमरे में एक किसी कोई आपका होल हो, किसी कमरे में अंधेरा कमरा हो, कोई एक होल हो, उसमें से प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश के बीच में छोटे छोटे सब धूल के कण दिखाई देते हैं हमको, मतलब प्रकाश क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। और सभी जो प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश निकालते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश निकालता है, हमारा विद्युत बल्ब प्रकाश निकालता है, मोमबत्ती प्रकाश निकालता है, और क्या निकालता है, टार्च प्रकाश निकालता है, तो ये सभी क्या करते हैं, हमारे ये कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। कोई प्रकाश या वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब ये कण हमारे आंखों पर पड़ते हैं, जब प्रकाश के जो कण है वो हमारे आंखों पर गिरते हैं, पड़ते हैं, तभी वो हमें क्या होता है, दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। प्रत्येक रंग के प्रकाश के लिए हम पढ़े हैं कि श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो सभी रंगों के लिए जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी रंगों के लिए प्रकाश का जो क्या होता है, प्रकाश, सभी रंग के प्रकाश के लिए कण का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, समांग माध्यम में प्रकाश कणिका का वेग जो होता है, समांग माध्यम, आप समांगी विलयन पढ़े ना, जब आप लोग विलयन पढ़े थे, मिश्रण पढ़े थे, तो 2 पढ़े थे मिश्रण, एक समांगी पढ़े थे और विषमांगी, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, सेकेंड चैप्टर विलयन है, उसमें समांगी और विषमांगी आप लोग पढ़े हैं ना, समांगी और विषमांगी क्या होता है, मिश्रण, तो वही क्या रहता है हमारा, वही क्या होता है हमारा समांगी माध्यम में जो ये प्रकाश के कण होते हैं, इनका वेग क्या होता है, प्रकाश जो निर्वात में होता है उसके वेग के क्या होता है, बराबर होता है। समांग माध्यम जिसमें माध्यम के कण जो विलय और विलायक के कण है वो क्या हो जाएं, एक दूसरे के बराबर हो जाए, अलग अलग न देख सके, जैसे चीनी पानी का घोल एक समांग माध्यम है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, चीनी और पानी दोनों का आकार क्या होता है, मिलने के बाद एक बराबर हो जाता है। जब दोनों का आकार एक बराबर हो जाता है तो उसे हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। नहीं अभी चलेगा पंकज सर का क्लास। ये हो गया हमारा न्यूटन का कणिका सिद्धांत, देखिए हो गया हमारा। ठीक है, इसके देखिए दोष क्या है, न्यूटन के
कणिका सिद्धांत के दोष। देखिए दोष क्या क्या है, देखिए इसके पहला तो है कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत से हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा। ये देखिए यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो देखिए यह जो सिद्धांत है न्यूटन का कणिका सिद्धांत है हमारा, यह क्या है, यह प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाया, विवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाया, ध्रुवण की, ये सब जो प्रकाश के गुण हैं उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। तो इसलिए ये क्या है, असफल रहा। ठीक है, इसलिए ये क्या रहा, असफल रहा। हो गया। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इशिका सिंह जी, सर प्लीज रिप्लाई दीजिए। देखिए आप लोग क्या करिए, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा आ रहा है आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है एकदम। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो ठीक है देखिए स्टार मार दे रहे हैं, यहाँ लिख भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए जब भी हम कोई नियम लिखते हैं या सिद्धांत लिखते हैं, ध्यान दीजिए, डैश दे देंगे आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, या तो अपने पेन का कलर चेंज कर लेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। ठीक है, या तो पेन का कलर क्या कर लेंगे, चेंज करके ब्लैक से लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, देखिए प्रकाश तरंगों
के रूप में चलता है। ये तरंगे स्रोत से निकलकर संभव सभी दिशाओं में दिशाओं में संचरित होती है। संचरित होती हैं। ठीक है, ये तरंगे क्या होती हैं? लगभग सभी दिशाओं में। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या था हमारा कि प्रकाश तरंग का मतलब देखिए होता है, तरंग आप पढ़ेंगे अभी, तरंग क्या होता है? जब माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण आगे गति जिस प्रकार करते हैं, जिस क्रम में आगे ऊपर नीचे गति करते हैं, जैसे माध्यम के कण होते हैं उसमें प्रकाश किरण जिस प्रकार क्या होता है गति करता है, वो क्या रहता है हमारा, वो कहलाता है हमारा तरंग। जैसे देखिए पानी है ना, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ये पानी है, जब इसके बीच में हम एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पानी सभी दिशाओं में ऐसे से फैल जाता है। जब हम पानी में बीच में पत्थर फेंकते हैं तो पानी सभी दिशाओं में फैलता है। तो पानी के जो कण होते हैं वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जहां पत्थर फेंकते हैं वहां से किनारे तक जिस प्रकार गति करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा तरंग कहलाता है। या तो हम देखते हैं कि जैसे एक रस्सी ले लें, उसको एक किनारे से बांध दे और एक किनारे पकड़ के क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो क्या होता है ऊपर नीचे रस्सी करते हुए आगे बढ़ता है, तो क्या कहलाता है हमारा तरंग। संचरित मतलब होता है फैलना, संचरित मतलब फैलना होता है। तो इंपॉर्टेंट ही बताया जा रहा है, इस पे लिखे भी हैं कि ये इंपॉर्टेंट है एकदम। ऋषिका सिंह जी, ठीक है। तो ये देखिए ये किसका था हमारा, अब देखिए तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता। तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाइगेंस ने काल्पनिक माध्यम ईथर को लिया। देखिए हाँ, ये चैप्टर आज ही स्टार्ट हुआ है रूपांजलि उपाध्याय जी, क्लास 4 बजे से ज्वाइन होता है अमन साहनी।
हाँ पंकज सर की क्लास होगी। देखिए तरंग को गति करने के लिए, तरंग को संचरित होने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का तरंग गति नहीं कर सकता है। प्रकाश तो निर्वात में भी गति करता है। विवर्तन आएगा वंदना सिंह जी, विवर्तन व्यतिकरण सब पढ़ना है। ध्रुवण भी आपको, ध्रुवण पढ़ना है, व्यतिकरण विवर्तन सब। पहले ये देख लीजिए। देखिए अब तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में गति नहीं कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन जो तरंग होता है ये निर्वात में गति नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जब ये क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो जब हाइगेंस ने इसका प्रयोग किया, अपना सिद्धांत बनाया, तो उन्होंने ईथर को एक माध्यम मान लिया, मतलब कल्पना कर ली, मान लिया कि माध्यम इसमें ईथर है, ईथर की कल्पना की। माध्यम ईथर को लिया, ईथर को लिया। ठीक है, ईथर को लिया। देखिए हो गया। चलिए देखिए, अरे सब आएगा पुष्पा प्रजापति जी। पहले हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब तो इसका प्रथम सिद्धांत और द्वितीयक पढ़ेंगे। पहले द्वितीयक ही पढ़ लेंगे। अब देखिए तरंगाग्र, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये भी एक नंबर में पूछता रहता है। ठीक है, देखिए तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र, तरंगाग्र देखिए क्या होता है। तरंगाग्र, ईथर एक माध्यम है। जब रिवाइज करेंगे तो आएगा ही। आप लोग देख रहे हैं, बस कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। चलिए देखिए अब माध्यम में खींची गई वह रेखा जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं। तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र
अब देखिए, माध्यम में खींची गई ऐसी रेखा या वह रेखा जिसमें उपस्थित सभी कण क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। कला का मतलब समझ रहे हैं? कला जैसे हम देखते हैं ना, अभी हम एग्जाम्पल दिए थे तरंग का कि तालाब में पानी होता है और यदि उस पानी में हम एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दें तो जहां पत्थर का टुकड़ा जाकर गिरता है वहां से पानी क्या करता है, ऊपर नीचे उठते हुए किनारे तक जाता है, एकदम तालाब के किनारे तक फैल जाता है। ठीक है, तरंगाग्र इसे बोलते हैं। ठीक है, तरंगाग्र। अब पता नहीं, इसे वेव फ्रंट बोलते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, हाँ तो स्लो पढ़ा रहे हैं तो इसको समझते चलिए ना। देखिए, अब देखिए तरंगाग्र ही तो, तरंगाग्र आप लोग लिखते हैं, इसी को तरंगाग्र बोलते हैं। देखिए, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट यही होता है, तरंगाग्र। ठीक है, इसको अगर देखिए ये पूछेगा तो केवल एक नंबर में आपका पूछ सकता है कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ग्रह, द नहीं, लास्ट में क्या रहेगा, ग रहेगा अमर गुप्ता जी। तो देखिए क्या है, जैसे हम अभी बोले कि पानी में अगर हम पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पानी जहां पत्थर का टुकड़ा गिरता है वहां से पानी क्या होता है, ऊपर नीचे उठते हुए आगे तक जाता है, किनारे तक। तो ऐसा रेखा खींचते कि जिसमें उस रेखा में सभी कण क्या हो, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। मतलब ऊपर और नीचे कंपन करने की जो दिशा होती है क्या कहलाती है, हमारी कला कहलाती है। कला क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण के कंपन की जो दिशा होती है, ऊपर नीचे जाता है, वो क्या होता है, कला होता है। तो देखिए तरंगाग्र क्या होता है, ऐसा लाइन जिसमें सभी कण या तो ऊपर की ओर गति करे या तो नीचे की ओर। पानी में हम देखते हैं ना, पानी जब जाता है, पानी में जब लहर उठता है तो एक लाइन में पानी की सभी कण क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर उठते हैं फिर नीचे। तो उसमें ऐसा लाइन खींच दे कि उसमें सभी पानी ऊपर उठे या तो सभी पानी नीचे जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। कला होता है तरंग के कंपन की दिशा, जैसे पानी ऊपर नीचे करता है, अगर स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ते हैं तो स्प्रिंग आगे पीछे करता है, तो वो आगे जाता है या पीछे जाता है, वही क्या कला है उसकी। मतलब किस दिशा में जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे, वही क्या है, कला है। वो 2 नंबर में पूछेगा आपका। ठीक है, अब देखिए तरंग के प्रकार अब हमको देखना है। अब हमको क्या देखना है, तरंग के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या देखना है, तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार देखिए, अब तरंग के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, तरंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तरंग क्या होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है हमारा, गोली तरंग। गोली तरंग, देखिए गोली तरंग कैसा होता है, इस प्रकार का होता है।
ऐसे देखिए एक क्या कर लेगा, पूरा गोला बना लेगा, मतलब इसमें तरंग स्रोत के चारों ओर तरंग स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण एक समान रूप से कंपन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो तरंग स्रोत होता है, तरंग स्रोत के चारों ओर जो माध्यम के कण होते हैं एक समान रूप से क्या करते हैं, कंपन करते हैं, गति करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं तरंग स्रोत कहते हैं। ठीक है, इसे तरंग स्रोत कहते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कराए जाएंगे इशिका सिंह जी, बाद में कराए जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक किया गया है, जो देखकर आप लोगों के सबके बोर्ड से उसको अभी क्वेश्चन क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है, उसके बाद फिर आप लोगों को करा दिए जाएंगे। हाँ, बिंदुवत, जो बिंदुवत हमारा प्रकाश स्रोत होता है उससे गोली तरंगाग्र प्राप्त होता है, क्योंकि एक बिंदु से प्रकाश जब निकलेगा, जो स्रोत रहेगा एक बिंदुवत रहेगा, तो उससे निकलने वाले जो हमारे तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, वो सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैलेंगे, गोली प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ ये लिख सकते हैं इसमें। अगला देखिए क्या है हमारा दूसरा, बेलनाकार तरंग है। बेलनाकार तरंग। ठीक है, तो देखिए बेलनाकार तरंग क्या होता है, इसमें तरंग से जो प्रकाश तरंगे होती हैं, हाँ यही लिख लीजिए। इसके आपको देखिए ये बताया जा रहा है कि इसके थ्योरी नहीं पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं तरंग। ठीक है, बेलनाकार गोलाकार ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका जरूरत आगे पड़ेगा, बस आप लोग दिमाग में बैठा रहिए कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, गोली होते हैं, बेलनाकार होते हैं, समतल होते हैं, बस ये पता कर लीजिए कैसे होते हैं, ये आएगा नहीं लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत स्रोत रेखीय होता है, रेखीय होता है, तो हम्म, हम्म, हेलो भाई। दरअसल थोड़ा दवा लेने जाना था। ठीक है, तो क्लास सर ही 2 घंटे पढ़ा देते हैं आपको। किसी दिन हम पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा 2 घंटे, ठीक है ना? समझे? और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? गोलू 1 घंटे और सर से ही पढ़ लो, सिलेबस पीछे चल रहा है, दिसंबर तक ख़त्म करना है ना? ठीक है, टाइम ओवर मत करो गोलू कुमार। अरे बोलोगे कुछ तुम लोग? 1 घंटे सर से और पढ़ लो, ठीक है? 6 बजे तक, 6:15 बजे तक।
आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्यों सर? आधा खत्म हो जाएगा, बस उसके बाद इंपॉर्टेंट ही कराना होगा, है ना? ठीक है ना? ठीक है, किसी दिन और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है? जिस दिन सर आप कहीं जाएंगे उस दिन हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 घंटे हो जाए। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेलनाकार तरंग, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश स्रोत क्या होता है, रेखी होता है, तो इससे प्राप्त तरंग को बेलनाकार तरंग कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश स्रोत क्या होता है, रेखी होता है, तो इससे प्राप्त तरंग को क्या कहते हैं, बेलनाकार कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका ये प्रकाश स्रोत रेखी रहेगा, देखिए एक यहाँ इसमें बिंदु रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रेखा में अनंत बिंदु रहते हैं, ऐसे सब बिंदु रहेंगे। तो इस बिंदु से जो प्रकाश निकलेगा वो भी ऐसे क्या होगा, सभी दिशाओं में रहेगा, और इस बिंदु से भी सभी दिशाओं में रहेगा, इससे भी सभी ऐसे ऊपर नीचे सभी दिशा में रहेगा। तो जब इन सबको हम मिलाएंगे, जो सभी प्रकाश निकलेंगे, तो ये क्या करेगा, एक बेलन का आकार बनाएगा ना, सभी प्रकाश स्रोत से जो निकलेंगे। एक बिंदु से रहेगा, देखिए एक बिंदु से रहता है, तो ऐसे सभी दिशा में प्रकाश स्रोत निकलता है, तो ये क्या बनाता है हमारा, ये गोलाकार बनाता है। एक बिंदुवत जब स्रोत रहेगा तब इसे क्या कहेंगे हम, गोलाकार। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, अगर एक लाइन है पूरा, उसमें सभी बिंदु से प्रकाश निकल रहे हैं, तो सभी प्रकाश किरणों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक बेलनाकार आकृति का निर्माण होगा। तो जब हमारा स्रोत कैसा होता है, रेखीय होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, देखिए बेलनाकार तरंग। जैसे देखिए, हमारा ये क्या है, ये स्रोत है, ये आ जाएगा हमारा रेखीय प्रकाश स्रोत। ठीक है, रेखीय प्रकाश स्रोत रहेगा। देखिए, तो इस बिंदु से भी प्रकाश निकलेगा, तो देखिए यहां भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, ऐसे सभी दिशा में आएगा, ये प्रकाश निकलेगा। यहाँ का बिंदु का भी ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ देखिए, इसको हम इस कलर से दिखा देते हैं, ये आएगा प्रकाश किरण, सभी दिशा में ऐसे फैल जाएगा। यहाँ का भी क्या होगा, प्रकाश किरण सभी दिशा में फैल जाएगा। ऐसे यहाँ का रहेगा, यहाँ का जहां जहां रहेगा सभी दिशाओं में फैलेंगे, तो सबको जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रकाश दृश्य भी होता है, अदृश्य भी होता है। देखिए, डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर। जब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 से कम रहेगा तब नहीं दिखाई देता है, और 8000 से अधिक रहेगा तब भी नहीं दिखाई देगा। जब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 के बीच में होता है, तो वो प्रकाश हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दृश्य भी होता है, अदृश्य भी, वो डिपेंड करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। तो देखिए, जब रेखी रहेगा, यही हम बताए थे ना, देखिए रेखी है, तो इसके इस बिंदु पर, इस बिंदु, 4 बिंदु पर हम ले रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ का भी क्या होगा, तल ऐसे गोली निकलेगा, यहाँ का भी प्रकाश स्रोत ऐसे गोली निकालेगा, सभी जगह का देखिए ऐसे गोली आपका आएगा। अब सबको अगर हम मिलाएंगे तो एक क्या होगा, बेलनाकार आकृति बन जाएगी। तो जब हमारा जो प्रकाश स्रोत रहेगा वो रेखी प्रकाश स्रोत रहेगा, तो उससे जो निकलने वाले तरंग है, इसका समूह क्या होता है, एक बेलन की आकृति का निर्माण करता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, बेलनाकार तरंग कहते हैं। हाँ, टोटल एनसीईआरटी है अमर गुप्ता जी।
ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए क्या है हमारा, समतल है हमारा। अगला क्या है हमारा, समतल तरंगाग्र। तरंग या तरंगाग्र बोल दीजिए। देखिए इसमें भी आप देखिए यही रहेंगे, तरंगाग्र बोल सकते हैं, तरंग या जोड़ दे इसी में। देखिए ठीक है, तरंगाग्र सब में। नहीं, यूपी बोर्ड नहीं, देखिए सबके हिसाब से है ये। यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड, सब में, सबका जिसका जिसका जो इम्पोर्टेंट है देखा गया, सबके हिसाब से ये आया है। ठीक है, हाँ सब आपके इम्पोर्टेंट ये इसलिए देख रहे हैं, बस जो जरूरी है वही बताया जा रहा है। देखिए ये क्या होता है हमारा, प्रकाश स्रोत से दूरी पर बने तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर, हाँ सभी के लिए है। देखिए तो देखिए कुछ दूरी पर जब रहेगा तो देखिए जैसे हमारा ये एक बिंदु है, प्रकाश स्रोत है, हम पढ़े कि इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या होती है, इससे सभी दिशाओं में ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, ये तो देखिए ये जब किरण क्या होगी, इस बिंदु के पास रहेगी तो गोलाकार रहेगी। अब जब ये किरण बहुत दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर चली गई, तो यहाँ पे ये किरणें जाते जाते क्या होती है, एक सीध में हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र। देखिए जब इस बिंदु से प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर प्रकाश किरण चली जाएगी तब इसे हम क्या कहते हैं, समतल। तब वो क्या होती है, समांतर हो जाती है। देखिए हम जानते हैं कि जब ये किरण को हम दूर लेके जाएंगे अनंत तक, तो ये जो गोलाकार में फैल रही है ये क्या हो जाएंगी, समांतर चलने लगेंगी बहुत दूरी पर जाकर। तो इसे क्या कहते हैं हम, समतल। हाँ सबके लिए भाई, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए समझने पर, कुछ दूरी पर जाएंगे तो ये किरणें जब क्या होती हैं, जब दूरी पर चली जाती हैं किरणें तो जाते जाते क्या हो जाती हैं, अनंत पर समांतर हो जाती है। तो जब समांतर हो जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, समतल। देखिए पंकज सर गए हैं दवा लेने, तो उनका क्लास आज होगा नहीं, तो आज आप लोग यही जो है कि पूरा कर लीजिए। और बाद में हाँ तरंग लिख सकते हैं निखिल राजपूत जी। तो आप लोग बाद में जब पंकज सर जी आएंगे तो आप लोग दो पढ़ लीजिएगा, बेल ये आगे चलता रहेगा। ऐसे छोड़ देंगे तो कोर्स आप लोग का एक एक क्लास अगर रुकेगा तो क्लास पीछे आपका हो जाएगा, सिलेबस पीछे होगा। तो आप लोग इसी जो आपका सेकेंड चल रहा है फिजिक्स, इसी को आगे बढ़ा दीजिए आधे घंटे, और बाद में पंकज सर से क्या कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आपका आगे हो जाएगा। लेकिन क्लास छोड़ेंगे तो फिर आपका सिलेबस तो दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए ये वाला टॉपिक जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ तरंगाग्र को तरंग कहते हैं। ठीक है, भारती को तारा नहीं कहते हैं, तरंगाग्र को तरंगाग्र ही बोलेंगे।
चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग जो ये है अगला जो टॉपिक जा रहे हैं चलाने, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी बोर्ड के लिए हो, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, देखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से अभी चैटिंग बंद करके 10 मिनट इसको समझिए और नोट करिए, क्योंकि ये किसी बोर्ड के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है ना, ये क्या है, ये पॉइंट आपका एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार देखिए पॉइंट बाय पॉइंट है, एक एक पॉइंट क्या, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका है एक एक पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, देखिए पहला ये है, जब कोई कण किसी माध्यम में संचरित जब कोई तरंग, देखिए जब कोई तरंग लिखिए यहाँ पे, किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जब कोई कण क्या, जब कोई तरंग क्या होता है किसी माध्यम में, हाँ इंपॉर्टेंट है, जब कोई कण क्या होता है किसी माध्यम में संचरित होता है, कोई तरंग होता है वह किसी माध्यम में, जल में या वायु में या किसी में भी अगर तरंग गति करता है, तो उस माध्यम के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वह कंपन करने लगते हैं, मतलब वाइब्रेट, इधर उधर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। देखिए माध्यम में वह रेखा जिसमें कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र या फिर तरंगाग्र लिखिए, दोनों कोई भी, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या था इनका, कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित करता है, गति करता है,
जब माध्यम में कोई तरंग संचरित का होता है या गति करता है या उसमें गमन होता है, मतलब उसमें जाता है किसी माध्यम में, तो उसके संचरण के कारण, गति के कारण जो माध्यम के कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, इधर उधर वाइब्रेट, मतलब इधर उधर गति करने लगते हैं। और वह लाइन, वह रेखा जिसमें सभी कण समान कला में होते हैं, या तो सभी कण आगे की तरफ जाए या तो पीछे की तरफ आए, मतलब एक ही दिशा में कंपन करते हैं, वह लाइन जिसमें सभी कण एक ही दिशा में कंपन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम बोलते हैं तरंगाग्र, बोलते हैं तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है इनका, दूसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित सभी कण एक नए स्रोत का कार्य करते हैं। देखिए तरंगाग्र पर स्थित सभी कण जो होते हैं, किसी तरंगाग्र पर जितने भी कण होते हैं सब क्या होते हैं, सब एक नए तरंग स्रोत का निर्माण करते हैं, मतलब सभी कण में से एक नया नया तरंग फिर आगे निकलता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, इस नए स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, इस नए स्रोत से उत्पन्न जो तरंगाग्र रहेगा नया, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए जैसे देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, ये एक क्या है हमारा बिंदु स्रोत है। ठीक है, देखिए यहां से क्या होती है, प्रकाश किरणें से सभी दिशाओं में क्या करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा लाइन खींच दें जिसमें कि माध्यम के सभी कण क्या हों, समान कला में कंपन करे। ये देखिए ये ऐसी लाइन है जिसमें सभी कण या तो ऊपर की ओर गति करेंगे या नीचे की ओर, जैसे पानी में बताया ना ऊपर नीचे उठता है, तो इस लाइन पे सभी कण या तो ऊपर की ओर जाएंगे या तो नीचे की ओर, इसे हम कहेंगे समान कला में। बस दोनों को समझा रहे हैं, देखिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया प्रथम
तरंगाग्र। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन देखिए, बस ये है कि जब किसी स्रोत से तरंग निकलेंगे तो इस तरंग में एक ऐसा लाइन खींचा जाए जिस लाइन में सभी जितने भी कण है सब क्या हो, समान कला में कंपन करे। ठीक है, समान कला में कंपन करे, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट है, इसमें जितने भी कण है सबसे नई नई ऐसे प्रकाश स्रोतें निकलती हैं। ठीक है, इससे भी ऐसा नया नया प्रकाश स्रोत निकलेगा, फिर इस वाले से भी निकलेगा इस वाले से भी निकलेगा। तो ये सब जब तरंगे आगे जाएंगी तो कहीं पर एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां पर कि फिर ये जाकर सभी किरणें, ये किरणें, ये किरणें, ये सभी किरणें जाकर क्या होंगी, एक ऐसा आपका बनाती माध्यम जिसमें कि सभी कण फिर क्या होते हैं, कंपन के समान कला में होते हैं। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका। द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। देखिए कैसे है, फिर से समझ लीजिए। पहला कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किरणें निकलती हैं तो यह सभी दिशाओं में फैलती हैं। अब इसमें एक ऐसा लाइन खींच दे, ऐसा रेखा बना दे जिसमें सभी कण एक कला में ही कंपन करे। एक कला में मतलब या तो सभी कण ऊपर जाए या तो सभी कण नीचे जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। अब इस तरंगाग्र में जितने भी कण हैं, 4 5 6 10 जितने भी कण हैं, सभी कण क्या होंगे, नया नया तरंग निकालेंगे। तो ये तरंगे आगे जाकर फिर दूसरे तरंगाग्र का करेंगी निर्माण, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र। कला है कण के कंपन करने की दिशा, कण कंपन करता है ऊपर नीचे करेगा या आगे पीछे करेगा, तो यही क्या होता है, कला होता है। आगे करेगा तो सभी कण आगे जाएंगे, पीछे करेगा तो सभी कण पीछे आएंगे। आप स्प्रिंग देखते हैं ना, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ते हैं तो स्प्रिंग आगे पीछे करता है, स्प्रिंग क्या करता है, आगे पीछे गति करता है। तो जब आगे जाता है तो एक समान कला हो गया, पीछे आता है तो एक समान कला हो गया, या तो फिर ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाएगा तब भी क्या होगा, समान कला। तो इसमें स्थित सभी कण या तो आगे पीछे गति करेंगे, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, तो समान कला होगा, तो ये तरंगाग्र होगा। अब इसमें जो कण रहेंगे वो नया नया तरंग निकालेंगे, और इन नए तरंगों से, द्वितीयक तरंगों से जो तरंगाग्र बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, द्वितीयक तरंगाग्र। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? जल्दी बोलिए, कमेंट करिए, या तो एक बार फिर से कर दे रिपीट इसको, 2 मिनट में समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है एकदम। बोलिए आप लोग जल्दी। न्यूमेरिकल होगा, पहले ये तो कर लीजिए। हाँ, पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को। देखिए अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं 2 मिनट में। देखिए क्या है पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होता है, गति करता है, तो माध्यम के सभी कण क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। और वह रेखा जिसमें सभी कण क्या होते हैं, हाँ चित्र बनाकर समझाना होगा आपको, जिसमें सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र। तो देखिए यही है ना, ये क्या हो रहा है, ये तरंग निकल रहा है, ये तरंगे निकल रही हैं। ठीक है, ये तरंगे निकल रही हैं, तो इस तरंगों के बीच में ऐसा हम लाइन खींच दे, ऐसा रेखा खींच दे, देखिए जी, ऐसा रेखा जिसमें सभी कण क्या हो, एक ही कला में कंपन कर रहे हो, मतलब या तो सभी ऊपर नीचे जा रहे हैं या तो नीचे जा रहे हैं, तो एक कला हो गया। तो जब ये आपका एक ही कला में कंपन कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि तरंगाग्र पर स्थित सभी कण नए स्रोत का कार्य करते हैं। मतलब इस तरंगाग्र पे जितने भी कण हैं, देखिए सभी नए नए तरंग निकालेंगे अपने में से, अपने अंदर से सभी नए नए तरंग का कार्य करेंगे।
और ये जो नया तरंग निकलेगा, देखिए अगला यही है ना कि इस नए स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को, देखिए ये तरंग जब आगे जाएगा तो ये भी कहीं ऐसा लाइन मिलेगा जहां की सभी कण क्या हो, एक ही कला में हो, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, इसके आगे जाकर मिलेगा। तो इस दूसरे वाले जो तरंगाग्र प्राप्त होता है इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है। अब देखिए सफलताएं और इसके दोष जानना कि ये सफल कहां तक, ये नियम जो बनाए हाइगेंस, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिद्धांत। 5 सिद्धांत आपको पढ़ने, ये 2 सिद्धांत हो गया, जिसमें से ये दूसरा वाला सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए अब हमें पढ़ना कि ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहां तक सफल हुआ और कहां विफल हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं 2 पॉइंट, सफलता, इसकी सफलता क्या क्या है, और इसके विफलता मतलब इसके फ्लॉप होने के क्या क्या कारण है। हिगेंस के द्वितीयक सिद्धांत की सफलताएं, सफलताएं देखिए इसकी सफलताएं क्या क्या हैं। तो इसकी सफलताएं देखिए यही है कि ये अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण, इन चारों के नियम का पालन करता है, इसकी पुष्टि करता है। इसकी सफलताएं क्या है हमारी, यही है। ठीक है। तो देखिए यह सिद्धांत व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन के नियम का पालन करता है। ये नियम का क्या करता है, पालन करता है। देखिए ये व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन सभी के नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। तो ये इसकी क्या है, सफलता है। कंपन मतलब अलग अलग टूट जाना, अलग अलग टूट जाना नहीं, अब सभी दिशाओं में गति करना। जैसे कण होते हैं, इस स्प्रिंग के कण देखें, उसको स्प्रिंग को पकड़ के खींच कर छोड़ दीजिए तो वो क्या करता है, आगे पीछे गति करता है। तो माध्यम में कणों का गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए अब हम यही पढ़ेंगे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं व्यतिकरण, विवर्तन, तो हम देख ले व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं। देखिए व्यतिकरण अब हमको देखना है। तो व्यतिकरण देखने से पहले कोई ये बता सकता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, कंपन बराबर कांपना, जल्दी बताइए। व्यतिकरण नहीं, आप लोग प्रकीर्णन बताइए, प्रकीर्णन पढ़े हैं ना, प्रकीर्णन क्या होता है।
हाँ, विवर्तन मतलब प्रकाश का फैलना। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं व्यतिकरण क्या होता है। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गति करती हैं। देखिए, समान आवृत्ति की दो तरंगे हों और वो किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में क्या कर रही हो, गति कर रही हो। ठीक है, एक ही दिशा में गति कर रही हो, तो इनके अध्यारोपण से तो इनके अध्यारोपण से तरंग की ऊर्जा में पुनर्वितरण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब समान आवृत्ति क्या होता है, जैसे देखिए, जब तरंग कंपन करता है तो तरंग इस प्रकार गति करता है। तो ये जो एक बार ऊपर से नीचे आकर फिर यहां पहुंचता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं, ऊपर और नीचे जाना। तो एक सेकेंड में जितना कंपन करता है, एक सेकेंड में जितनी बार ऊपर नीचे करता है, वही क्या कहलाता है, उसकी आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गति करती हैं, तो इनके अध्यारोपण मतलब इनके मिलने से जो हमारा क्या होता है, ऊर्जा में पुनर्वितरण होता है, एक दूसरे में स्थानांतरण होता है। मतलब ये तरंगे गति करते हुए जब आपस में मिलेंगी या दूर जाएंगी, तो इनमें ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अध्यारोपण का मतलब है कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के ऊपर क्या करना, प्रतिच्छेदित करना, मिलना, टकराना, ये क्या कहलाता है, अध्यारोपण। हाँ, एक सेकेंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में जितना कंपन होता है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति। ठीक है, तो ये देखिए व्यतिकरण है। अब बस व्यतिकरण के दो प्रकार देख लीजिए, फिर उसके बाद क्लास पर करेंगे। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है।
ठीक है। व्यतिकरण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है समपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। समपोषी व्यतिकरण, देखिए समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, इसमें दोनों तरंग क्या होते हैं, एक ही कला में एक साथ गति करते हैं। जब दोनों रंग एक ही कला में, एक ही कला में एक साथ गति करते हैं तो इनमें व्यतिकरण, व्यतिकरण को समपोषी, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए इसमें ये आपका है, तो जो मान लीजिए कि दो हैं हमारे, देखिए एक इस दिशा में ऐसे गति कर रहा है, तो दूसरा वाला तरंग जो होगा ये भी देखिए क्या होगा, इसी कला में गति करेगा। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा समपोषी कहलाएगा। देख रहे हैं ना, दोनों जो हमारे तरंग हैं दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में एक साथ गति करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण। देखिए व्यतिकरण आपका क्या होता है, इनके जब तरंग गति करते हैं तो वो आपस में मिलते हैं, दूर जाते हैं, आपस में आकर टकराएंगे, मिलेंगे, तो इनके अध्यारोपण मतलब मिलने से जो ऊर्जा में स्थानांतरण होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण। अब जब दोनों तरंगे एक ही साथ एक ही कला में गति करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण। और दूसरा क्या, हम क्या लिखेंगे, कला अभी बताए थे, कंपन करने की दिशा देखिए ऊपर कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, दोनों नीचे आ रहा है तो नीचे, तो इसे कहेंगे कला। मतलब गति करने की जो क्या होती है दिशा होती है वो क्या होती है, कला कहलाती है। अगला देख लीजिए दूसरा, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, तो इसमें देखिए क्या होता है, जब दोनों तरंग विपरीत कलाओं में गति करते हैं तब इनमें व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं जब देखिए, जब दोनों क्या होते हैं हमारे, जब दोनों विपरीत कला में होते हैं। देखिए अब विपरीत कला में हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये हो गया हमारा ग्राफ, तो इस पे देखिए पहला कला है, देखिए ये क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर गति कर रहा है ऐसे, तो जो दूसरा कला रहेगा हमारा, दूसरा कैसे गति करेगा, देखिए इसके विपरीत गति करेगा। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। इसमें देखिए क्या था, इसमें दोनों समान कला में एक साथ गति कर रहे हैं, तो ये क्या है, समपोषी व्यतिकरण है। इसमें दोनों क्या हो रहे हैं, देखिए विपरीत कला में गति कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये विनाशी व्यतिकरण। इसमें देखिए इसमें देखिए दोनों क्या है, समान कला में गति कर रहे हैं,
तो जब एक साथ गति करें तो दोनों की ऊर्जा जुड़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों विपरीत कला में है, एक प्लस रहेगा तो एक माइनस, जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी, मतलब ऊर्जा का विनाश हो जाएगा, क्षय। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। जब दोनों एक ही कला में जाएंगे, इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें दोनों एक ही कला में जा रहे हैं, तो ये क्या है, समपोषी है, इसमें जुड़ जा रहा है, ऊर्जा बढ़ जा रही है, अधिक हो जा रही है। हाँ, फिगर आपको बना के दिखाना होगा अजय कुमार जी। और इसमें क्या देखिए, इसमें दोनों अलग अलग जा रहा है, तो एक प्लस रहेगा तो एक माइनस, जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब ऊर्जा क्या हो गया, घट गया, तो ऊर्जा का विनाश हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, व्यतिकरण के प्रकार। ठीक है, तो अब 2 लेक्चर और चलेगा, ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड वाला, 1-2 लेक्चर में। तो आप लोग इसको कल रिवाइज करके आएंगे, तब हम लोग फिर आगे देख लेंगे, या तो फिर और पढ़ा दे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। अब कल ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर आप लोग का एक दिन इसका और अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। एक दिन क्या करेंगे, और इसका हम अलग से क्लास ले लेंगे, एक लेक्चर पूरा समझा देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक दिन अलग से क्लास लेने के बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग अभी इसको रिवाइज कर लीजिए, कल आप लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अब कल मिलते हैं हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक में। तो आप लोग रिवाइज देखिए, रिवाइज करते रहिए। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग को बाद में एग्जाम के टाइम पूरा रिवाइज करना होगा। रोज जो एक एक पेज पढ़ते जाते हैं, एक एक दो पेज, उस एक एक दो पेज को रोज का रोज आप याद करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। 20 मिनट टाइम लगेगा, याद करते जाएंगे, तो आपको एग्जाम में ज्यादा याद नहीं करना होगा, लर्न नहीं करना होगा। और अभी छोड़ते जाएंगे कि आज एक पेज है, कल याद करेंगे, तो कल एक पेज आज का रहेगा, एक पेज कल का, 2 पेज हो जाएगा। परसों एक पेज और बढ़ जाएगा, एग्जाम के समय 2500 पेज आ जाएंगे, तब कैसे याद करेंगे। तो रोज का 2-2 पेज याद करते जाएंगे, एग्जाम में आपको याद नहीं करना होगा ज्यादा। चलिए ठीक है, तो